नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और आज हम वेक्टर अलजेब्रा लेके आए हैं और यह वीडियो वेक्टर अलजेब्रा की थ्योरी पे होगा। क्वेश्चंस का फिर नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं एक ही बार में सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और ये वीडियो बेसिकली मैं रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा रहा था, बट स्टूडेंट्स की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से वेक्टर के बारे में कि सर वेक्टर पढ़ा दीजिए, वेक्टर पढ़ा दीजिए, इसलिए मैं आज ये वेक्टर अलजेब्रा लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा को हम ध्यान से पहले सीखेंगे। पहले थ्योरी हमको आनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी हमसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा को समझने की पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, अब आती है बात वेक्टर। वेक्टर क्या होता है एकदम मतलब ये आपको 3D में भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा हमेशा। कि वेक्टर को हमेशा याद रखना क्या होता है, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन होती है और उसमें मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वेक्टर बनता है। अगर ये फॉर्मूला याद है और ये चीज़ आपको समझ में आएगी तो हमेशा होगा। ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास पहले स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, जैसे हमको किसी का वेट नापना है, ठीक है, किसी का मास है, ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी है। बट कुछ चीज़ों के लिए हमको डायरेक्शन भी लगती है, केवल मैग्नीट्यूड नहीं लगता है ना। अगर हमने किसी ग्लास में पानी भरा या किसी बॉटल में पानी भरा, हमने बोला 1 लीटर पानी, तो उसके लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने बोला आपको कि आप जो है तो 16 किलोमीटर चले जाओ यहाँ से, तो आप डायरेक्शन पूछोगे ना, क्योंकि आप 16 किलोमीटर तो किसी भी तरफ जा सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं होती है। तो इसलिए वेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वेक्टर का साथ में रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। आपका रॉकेट साइंस हो, आपका इवन जो गेमिंग होता है ना, गेमिंग में भी पोजीशन वेक्टर प्लस कैरेक्टर का जो मोशन होता है ना, वो पोजीशन वेक्टर प्लस वेलोसिटी वेक्टर पे काम करता है। तो रियल लाइफ में बहुत जगह वेक्टर यूज़ हो रहा होता है, हमको पता नहीं है हायर लेवल पे। बट इनिशियली हमको समझने के लिए वेक्टर इतना जरूरी है कि होता क्या है पहले। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कोई चीज़ मैग्नीट्यूड थी, ये केवल लाइन सेगमेंट हम पढ़ा करते थे पहले, याद है आपको, छोटी क्लासेस में 10th 11th में हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट। ठीक है, और भी पहले बल्कि 9th में इस लाइन सेगमेंट की केवल लेंथ होती थी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हमने स्केल से नापा, सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें हमने डायरेक्शन दे दी कि हम इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर आ रहे हैं। तो जब हमने डायरेक्शन दे दी तो उसके साथ ये क्या हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए, वेक्टर क्वांटिटी बन गए। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको हमेशा याद रखनी है। फिर आता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक बार शायद किसी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछा था एमसीक्यूज में कि वेक्टर अलजेब्रा को हम क्या कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट या ऐसे करके। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अभी मैंने बताया आपको कि लाइन सेगमेंट में केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसको पहले हम कहते थे जैसे डायरेक्टेड लाइन, ये देखो डायरेक्टेड लाइन है, इधर से इधर जा रहे हैं। लेकिन वेक्टर हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी का होता है ना, उसमें मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। तो दोनों तरफ से फुल स्टॉप लगा दिया हमने कि भाई यहाँ से यहाँ ये जो लाइन है ये रुक रही है, तो फिर ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन जाती है। फिर बात आती है पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो देखिए जब भी हमारे पास बेसिकली हम वेक्टर 3D में पढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम 2D में पढ़ेंगे फिर 3D में शिफ्ट करेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो हम सीधा 3D में पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर या कोई भी किसी भी तरीके का वेक्टर। तो हम क्या करते हैं कि देखिए हमारे पास जैसे ये पेपर है, ये 2D में, इसमें मैं केवल 2 ही एक्सिस बना सकता हूँ। ठीक है, ये प्लेन था, इस प्लेन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तीसरी जो जेड एक्सिस होती है वो ऐसे खड़ी होती है। ठीक है, ये 3D में है, हवा में, तो इसको हम बना नहीं पाते हैं क्योंकि 2D पेपर में 3D को बनाना डिफिकल्ट काम है, तो फिर हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब ये ओरिजिन होता है हमारा, क्या कहलाता है ये, ओरिजिन। अब ओरिजिन में के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 3D के हिसाब से 0 0 होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। अब आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए, कोई वेक्टर है यहाँ पे ए। ठीक है, अब ये पॉइंट हुआ करता था हमारे लिए, ये जो पॉइंट है सपोज दैट ये कैपिटल ए पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसका मतलब क्या हुआ करता था सर कि एक्स डिस्टेंस मैंने एक्स एक्सिस में चली, वाई डिस्टेंस मैंने वाई एक्सिस में चली और जेड डिस्टेंस मैंने जेड एक्सिस में चली, ये इसका मतलब हुआ करता था। अब इस पॉइंट को जब हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा। रिप्रेजेंट हम एक पॉइंट ही कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, लेकिन अब हम ये वेक्टर के फॉर्म में करेंगे तो ये लाइन की तरह काम करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा आप ये चीज़। ठीक है, तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, एक लाइन सेगमेंट की तरह करेगा। तो अब इसके हमको चाहिए क्या, पोजीशन वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर लिख दिया। तो जब हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो हम हमेशा पोजीशन वेक्टर हमेशा किस पे लिखते हैं, ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो अगर हमको ए वेक्टर लिखना है तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ओरिजिन के क्या है 0 कॉमा 0 से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0 आई प्लस वाई माइनस 0 जे
प्लस जेड माइनस ज़ीरो के, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब सवाल ये उठता है कि सर ये आई जे के कहाँ से आ गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने समझाया कि वेक्टर इक्वल्स टू डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड होता है। तो इस जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो अभी हमारे पास 3D ही है, हम जितना पढ़ पा रहे हैं वो 3D के बारे में ही है, हम अभी 4th डायमेंशन अभी नहीं ढूंढ पाए। तो ये हमारा एकदम बिल्कुल बेस्ट फॉर्म है हमारे ह्यूमैनिटी का, एक तरीके से देखा जाए तो हम इसलिए 3 एक्सेस ही लेते हैं, तो एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब जो आई होता है ये डायरेक्शन बताता है, ये एक यूनिट वेक्टर है। कैसा ये यूनिट वेक्टर, अभी मैं आगे आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा क्या होता है। यूनिट वेक्टर में केवल जो है तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि 0 मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो फिर तो वो खत्म हो जाएगा, वेक्टर होगा ही नहीं। तो यूनिट वेक्टर में यूनिट मैग्नीट्यूड इसका यूनिट होता है कि ये केवल डायरेक्शन देता है। तो आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन, और के कैप जो है जेड एक्सिस की डायरेक्शन देता है। साथ में ये जो एक्स है, ये वाई है और जेड है, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे, एक्स एक्सिस में आपने कितनी डिस्टेंस चली ये एक्स बताता है, वाई में आपने कितनी डिस्टेंस चली ये वाई बताता है, और जेड में आपने कितनी डिस्टेंस चली ये जेड बताता है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। इस तरीके से हम ये वेक्टर पढ़ते हैं और हम प्लस कर देते हैं तीनों ही क्वांटिटीज़ को, ठीक है। तो ये एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। अब इसको पॉइंट हम नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ए वेक्टर। किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात अभी क्लियर होगी इतनी। और अभी क्या हमारे एग्जाम के लिए टाइम भी कम है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा क्लियर हो सके उतना ज़्यादा क्लियर हो जाए। बट एक्चुअली जो क्लासरूम्स होते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है, वहाँ पे आदमी ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है, ज़्यादा चीज़ें, टाइम रहता है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे कम टाइम है। और मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट में मैं घुस जाऊँ जिससे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं या फिर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो। इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का ही कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट मुझे वापस से समझना है, तो मैं उसको वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। देखिए आप अगर डिमांड करेंगे ना जिस तरीके की, मैं उसी तरह के वीडियोस आपको देता जाऊंगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि हाँ इस पे ज़्यादा चाहिए, इस टॉपिक पे मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट चाहिए, मेरे को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है या कैसे भी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उस हिसाब से पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम ये ध्यान रखते हुए कि हमारे पेपर जल्दी हैं अब, ठीक है, फेब में हमारे पेपर है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन तो पता ही है, कोसाइंस मतलब कॉस। अब होता क्या है कि ये कोई वेक्टर हवा में होगा, ठीक है, मैंने जैसे बताया कि 3D होता है तो इधर रहता है, ये कोई वेक्टर ऐसा है सपोज दैट। अब ये इसको मैंने ऐसा बना रहा हूँ, इसको इमेजिन करना, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइन है कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज, ठीक है। तो इमेजिन करना कि ऐसा ऐसा कोई वेक्टर है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस से सपोज दैट अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से ये ऐसा आएगा जेड से, ठीक है, ऐसा जेड एक्सिस से ये बनाता है गामा एंगल। तो ये हमको केवल डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइन, अब को साइन है मतलब कॉस लग जाएगा, तो कॉस अल्फा, सॉरी अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर सपोज दैट ए वेक्टर नाम दे दिया मैंने इसको। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा को हम एल भी लिख देते हैं, कॉस बीटा को हम एम लिख देते हैं, और कॉस गामा को एन लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी एक आइडेंटिटी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये इसकी आइडेंटिटी भी होती है जो हमको बाद में यूजफुल होगी, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में, ठीक है। अब टाइप्स ये आपको पता ही है, ठीक है, इनमें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए। जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है। जीरो वेक्टर वो होता है कि जिसका, अब जब इससे वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर का जहाँ यहाँ इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। और ऐसा गया वेक्टर, तो इसको जो एरो से लिखते हैं इसको हम कह देते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अब किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे हो जाए तो उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। तो इसकी ना मैं डायरेक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, ना ही इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा ही। तो इसमें जीरो वेक्टर का मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू जीरो और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है सर, इसको जीरो वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर का
मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन डिफाइन की जाती है, डायरेक्शन डिफाइन, और साथ में इसको लिखने का तरीका कोई भी है तो ए कैप, ए वेक्टर का, अगर ए वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर, ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए कैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, डायरेक्शन इंटू मैग्नीट्यूड से आता है मुझे, कि ए वेक्टर है, ये वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, इसका जो मॉड है ना, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है इंटू इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है। यही बताया था मैंने कि डायरेक्शन इंटू मैग्नीट्यूड, ये केवल डायरेक्शन देगा, सिर्फ डायरेक्शन देगा ये, ठीक है, और ये सिर्फ क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। तो अगर ए वेक्टर को अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो इसके मॉड का फॉर्मूला हो जाता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये केवल हमें क्वांटिटी बताता है कि कितनी क्वांटिटी चली गई है, और ये जो ए कैप होता है ये हमको डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैं बोल दूं कि केवल ए कैप बताओ, या फिर मैंने बोला कि ए वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी केवल डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यूनिट वेक्टर होता है, वो केवल डायरेक्शन देता है और मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है। क्लियर है? चलिए, को इनिशियल वेक्टर पता ही चल रहा है नाम से कि एक ही पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट इसका भी सेम हो और इसका भी, टर्मिनल पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर। अब देखिए यहाँ वेक्टर्स लिखा है, तो को इनिशियल वेक्टर एक वेक्टर नहीं हो सकता, उसके लिए एटलीस्ट आपको 2 वेक्टर होने पड़ेंगे। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, नाम से पता चल रहा है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर समझने की जरूरत है, ऐसे वेक्टर जो कि पैरेलल हो किसी एक ही वेक्टर के, इसके पैरेलल हो, मतलब ये नया वेक्टर है, सपोज दैट ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है आपस में कोलिनियर कहलाएंगे अगर वो किसी एक ही वेक्टर के, सपोज दैट सी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट ए वेक्टर इतना बड़ा है, ठीक है, डायरेक्शन बी की इतनी और डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन मैं इधर कर दूँ, तो डायरेक्शन से मैटर नहीं होता और मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये होना चाहिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी तीसरे वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, म्यूचुअली, ठीक है। अब आती है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होता है कि उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। अब इसके लिए जैसे अगर मेरे पास लिखा है ए वन वेक्टर इक्वल्स टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है, और बी वेक्टर लिखा है हमारे पास B1i प्लस B2j प्लस B3k, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर है तो इनके कंपोनेंट्स यानी A1 इक्वल्स टू B1 होना चाहिए, साथ ही A2 इक्वल्स टू B2 होना चाहिए, साथ ही A3 इक्वल्स टू B3 होना चाहिए, तभी ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर A1 इक्वल्स टू माइनस B1 भी है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, तो डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो फिर वो इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। A1 को B1 के, ये 3 तो ये भी 3, ये 5 तो ये भी 5, ये 8 तो ये भी 8, ये नहीं कि ये 8 है ये -8 है, नहीं, फिर इक्वल नहीं होंगे, इक्वल के लिए बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि आपका जो भी वेक्टर है केवल उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। सपोज दैट ए वेक्टर हमारा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये वेक्टर मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है सर, कि जो भी वो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस चलता है, एक्स एक्सिस पे एक्स चलता है, ठीक है, वाई एक्सिस पे कितना चलता है वाई, और जेड पे कितना चलता है जेड डिस्टेंस चलता है। अब इसका मैंने नेगेटिव ले लिया, तो अगर मैंने इधर नेगेटिव लिया है तो इधर भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के। तो आप खुद बताइए, जो एक्स वेक्टर हम चल रहे थे एक्स डिस्टेंस इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम किधर जाएंगे, इस तरफ चलने लगेंगे, ठीक है। लेकिन हम चल एक्स ही रहे हैं, अगर इधर 3 चल रहे थे तो इधर भी 3 चल रहे हैं, बट नेगेटिव डायरेक्शन में -3 रहेगा इधर। वाई जो है सपोज दैट 5 था तो हो जाएगा -5, और जेड जो था आपका अगर वो 8 है तो वो हो जाएगा -8। तो डायरेक्शन पूरी उल्टी हो गई लेकिन चल उतना ही रहे हैं। तो नेगेटिव वेक्टर में केवल क्या याद रखना है आपको, डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ए बी वेक्टर कुछ लिखा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा -b वेक्टर, ठीक है, उल्टा हो जाएगा केवल डायरेक्शन चेंज करने, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर का, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, इसलिए निगेशन लग गया इसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं ट्रायंगल लॉ पे। ट्रायंगल लॉ भी काफ़ी इजी लॉ है, ये वेक्टर एडिशन का एक फॉर्म होता है जिससे हमें पता चलता है। अब सपोज दैट ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है।
अब जब हम इसमें सर्कुलर मोशन करते हैं तो जो वेक्टर उल्टा होता है उसके इक्वल में बाकी के वेक्टर आ जाते हैं। क्या कहा मैंने, समझ में नहीं आया? ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सर्कुलर मोशन देखिए, ये बी से स्टार्ट किया, ए पे गए, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सी क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही होता है ट्राइंगल लॉ। ठीक है, अगर आप उल्टा कर दो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि सर सी इधर चल रहा है और ए भी इधर चल रहा है, बी उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसा लिखते हैं। अच्छा, अगर तीनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो फिर सर्कुलर ही चल रहा हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सर्कुलर हुआ और ये सी वेक्टर है, तो फिर क्या हो जाता है फॉर्मूला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, फिर 0 वेक्टर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर। और आप खुद देखें इस फॉर्मूले से भी, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर है, मैं इधर लेके आता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो माइनस सी वेक्टर मतलब सी जो था डिस्टेंस सी की एक ही बस उसी बस की तो डायरेक्शन उल्टी थी, तो अब माइनस सी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब इन तीनों का सम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो अब सी की इधर कर दी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन उल्टी करके मैं इसको प्लस साइन दे सकता हूँ, तो प्लस हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ट्रायंगल लॉ। अब आता है पैरेललोग्राम लॉ में, तो पैरेललोग्राम लॉ भी सिमिलर ही है। अगर ये ए वेक्टर है तो आपको पता है ये ए वेक्टर होगा, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। अब बीच से अगर मैंने एक डायगोनल लिया और इसको उल्टा कर दिया, अब ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इधर और सी सपोज दैट इधर जा रहा है। ठीक है, इस वाले केस में ए भी इधर जाएगा, बी भी इधर जाएगा। अब ए वेक्टर इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है तो बी भी इधर जा रहा है। तो अगर मैं केवल ये वाला ट्राइंगल लूँ और इसमें ट्राइंगल लॉ लगा दूँ, तो ये और ये सेम डायरेक्शन में है और ये उल्टी डायरेक्शन में, तो जो बीच वाला डायगोनल इसका क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इधर से लूँ तो बी और ए एक ही डायरेक्शन में है और ये उल्टी डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इससे मुझे क्या मिल गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये होता है पैरेललोग्राम। इससे हमें पता चलता है कि ये कम्यूट भी करते हैं। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं तो अगर हम उसका उल्टा भी कर दें तो भी वो सेम ही रहेगा, मतलब बी को पहले लिख के ए को ऐड कर दिया तो क्लियर है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्केलर हमको क्या देता है, केवल मैग्नीट्यूड देता है। जब भी हम वेक्टर लिखते हैं 3i लिखा हुआ है, 3i का मतलब क्या होता है, अगर ये लिखा हुआ है 3i, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। अब इसमें मैं एक स्केलर लेके आता हूँ 2, अब 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई कैप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किससे पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 आई डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा नया वेक्टर हो गया। तो आपको ये पता समझ में आना चाहिए कि जब भी हम एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी वेक्टर में तो केवल मैग्नीट्यूड में फर्क आता है। सपोज दैट हमने बनाया ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है। अब मैंने बोला हाफ ए वेक्टर, ये डायग्राम आपको इसमें, तो जो ए की लेंथ है ना उसका आधा कर दो, ये हो गया हाफ ए वेक्टर। मैंने बोला माइनस हाफ ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज और, ठीक है, डायरेक्शन चेंज क्योंकि नेगेटिव आ गया और साथ में मैग्नीट्यूड भी ए का हाफ हो गया। तो मतलब जब स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड में फर्क देता है, लेकिन अगर स्केलर नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, तो केवल नेगेटिव साइन ही है जो कि वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या फिर जस्ट अपोजिट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आपको जैसे पोजीशन वेक्टर बताया वैसे सिमिलर ही है। तो अगर ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k और बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। अब ये 2 पॉइंट थे, ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 z1, ये ए है, और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक है, अब हमको ये वेक्टर निकालना है, मतलब ए बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो इसके क्या होगा, इसका क्या नया वेक्टर जो होगा फॉर्म कैसा होगा, अभी जैसे ओरिजिन में बताया था कि जो बाद वाला होता है, बी बाद वाला है ना, तो बी माइनस ए करेंगे, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर, क्योंकि हम ये बी की रिस्पेक्ट में, ये समझ लो कि हम बी की रिस्पेक्ट में
ए वेक्टर, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में बी वेक्टर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं बी का, तो बी वाले को से माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको याद है पहला पेज, ये देखिए हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, इधर जा किधर रहे थे, ए की तरफ, तो x माइनस जीरो कर रहे थे, y माइनस जीरो कर रहे थे। सिमिलरली x2 माइनस एक्स, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। चलिए फिर आते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। तो इसको मैं थोड़ा सा कार्टेशियन वाले फॉर्मूले से रिलेट करके पढ़ाना चाहूँगा कि अगर हमको याद है सेक्शन फॉर्मूला ये होता था, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स होते थे x2 y2। अब कोई तीसरा पॉइंट आता था c, जो कि इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर देता था। तो हम क्या करते थे इसको, अगर हमको c का कोऑर्डिनेट चाहिए x, तो c का x क्या होता था, m1 के साथ में x2 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब m1 इधर है x2 इधर, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे। आप किसी को भी m1 मान ले, m2 मान ले, किसी को भी 1 ये मान ले, लेकिन हम हमेशा क्रॉस करते थे, m1 के साथ x2 का प्लस m2 के साथ x1 का अपॉन में m1 प्लस m2 सिमिलरली y का होता था। अब ये वेक्टर है तो ये पॉइंट्स कार्टेशियन फॉर्म में तो होगा नहीं, तो इसके लिए सेम चीज़ होगी, मैंने ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया। अब ये ए पॉइंट है, सिमिलरली यहाँ जैसा ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब ए को हम सबके ना वेक्टर्स लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये इसको नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर, ये सपोजिट ओरिजिन है, ये हमको निकालना है सी, सेक्शन फॉर्मूले में हम निकालते हैं जो भी कट कर रहा होता है, और ये हमारा है बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को कट कौन कर रहा है, m रेशियो n में सी को मैंने मान लिया आर वेक्टर, ठीक है। अब क्या बन जाएगा फॉर्मूला, m क्रॉस, देखो क्रॉस करो इधर से, m के साथ में a नहीं ले लेना, m के साथ में b वेक्टर, n के साथ में a वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये किसका होता है, इंटरनली अगर डिवाइड करता है, एक्सटर्नली करता है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अब ये फॉर्मूले के तौर पे तो याद करना ध्यान रहता है बच्चों को, लेकिन एक्चुअली वो गलती कहाँ करते हैं, जब आपको एम एन की वैल्यू दी है 3 और 2 दी हुई है, और इधर अपने से उन्होंने ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, किसी को भी मान सकते हैं, तो मान लिया, तो फिर जब फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो वो इसी में इसको एम मान लिया, इसमें बी मान लिया इसको, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, आपको हमेशा रखना है कि क्रॉस पे करना है, ठीक है। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर का। अब आता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बताता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो डॉट प्रोडक्ट केवल ये बताता है कि कौन सा वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर से कितना ज़्यादा अलाइन कर रहा है। अलाइन कर रहा है मतलब समझ रहे हैं, कितना ज़्यादा उसके साथ अलाइन कर रहा है। जैसे मैंने बोला, इसका फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इस ए का मतलब है मॉड ऑफ ए, इस बी का मतलब मॉड ऑफ बी, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आप जीरो रखो, मतलब इसके ऊपर एक और वेक्टर, क्योंकि थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के ऊपर के बनने वाले एंगल पे, तो ये बिल्कुल अलाइन कर देगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, मतलब ये केवल स्केलर क्वांटिटी दे देंगे, तो मतलब वो बिल्कुल उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इधर कर दूँ 90 डिग्री कर दूँ सपोज दैट, ठीक है, 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री कर दिया तो अलाइन कितना कर रहा है, cos 90 हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी अलाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स में भी बहुत काम आता है वर्क में, क्योंकि हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ जीरो रखोगे, है ना, मतलब कि आप 0 डिग्री पे वो कर रहे हो, तो आपका कितना आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। जितना फोर्स लगाओगे उतनी और जिस डिस्टेंस रहेगी वही वर्क हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 90 रखूँगा, अब इस पर मैं 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस टेबल पे नो वर्क, कोई वर्क ही नहीं हो रहा। तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताता है कि कौन सा एक दूसरे से वेक्टर जो है कितना अलाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या बताता है, अलाइन, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ हम सिर्फ तब करते हैं जब हमको कॉस थीटा की यूज़ पड़े, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो या कुछ भी निकालनी हो। हम फॉर्मूला सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे ए वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, x1 का x2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, x1 x2 i, y1 का y2 के साथ y1 y2j प्लस z1 z2, ठीक है। बाकी का क्या होगा, अब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आई का इस वाले से मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसका इससे भी हुआ, इसका इससे भी हुआ, फिर इसका इन तीनों से हुआ, फिर इसका इन तीनों से हुआ। लेकिन आई इंटू जे, सॉरी आई और जे और के वो करेगा, केवल स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो आई इंटू जे कितना हो जाता है, जीरो, और जे इंटू आई भी जीरो हो जाता है। आई इंटू के या के इंटू आई भी जीरो हो जाएगा,
जे इंटू आई भी जीरो हो जाएगा, जे इंटू के भी जीरो हो जाएगा, के इंटू आई और के इंटू जे भी जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, आई इंटू आई कितना होता है, आई इंटू आई यानी आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1 और के डॉट के कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाते हैं, तो x1 x2 यहाँ पे मैंने आई लिख दिया था, जबकि आई इंटू आई भी तो होगा, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये बचेगी स्केलर, ये स्केलर, और इन तीनों को सम करेंगे तो भी आ जाएगा स्केलर। इसको थोड़ा सा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये एक स्केलर वैल्यू आ जाएगी और ये आपको अलाइनमेंट बताएगी किस तक किसके साथ है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्षमा करें अगर मेरी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, बट समय को देखते हुए मेरे को थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है, बट आप बताएंगे तो मैं वापस से किसी भी टॉपिक पे या चैप्टर पे मैं वापस वीडियो बना दूँगा थोड़ा सा आराम से। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिस्टेंस निकालनी है। सपोज दैट ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ये बी वेक्टर ए वेक्टर था, ये यहाँ पे गिरा, तो जिस पे प्रोजेक्शन जा रहा है ये उस पर ये वाली डिस्टेंस, ये कहलाता प्रोजेक्शन। तो इसकी वैल्यू निकाल दो। सपोज दैट मैं इसको लिख देता हूँ ओ पी, तो ओ पी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो सब में रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, जिस पे जा रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर उल्टा कर दूँ मैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं दूसरी तरीके से भी इसको बी वेक्टर दे देता हूँ और ए वेक्टर। अब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर ऑन ए, ठीक है, तो ऑन ए पे जा रहे हैं और ये ओ पी है, ओ पी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहेगा ही, अपॉन जिस पे जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड। ये हो जाता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है, इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा एक वेक्टर में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप है ये जो डायरेक्शन देता है और ये यूनिट वेक्टर है, तो ये पूरा इसको वेक्टर बना देगा। ठीक है, ए कैप यहाँ पे ए का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे, मॉड नहीं मतलब मैग्नीट्यूड इसको बोल लीजिएगा। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो ये क्या बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट आपको रोटेशन बताता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कितना खींच रहा है ना। टॉर्क वगैरह जब हम निकालते हैं फिजिक्स में तब इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो वो ये बताता है, जैसे सपोज दैट मैं इस पेन को लेता हूँ, अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब मैंने इसको यहाँ से चिपका दिया। अब मैं एक वेक्टर को ऐसे खींचता जाऊँगा, अगर इधर रोटेट कर रहा हूँ तो बी वेक्टर भी साथ में चिपका हुआ इधर खींचेगा। तो इस तरीके से वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे रोटेशनल कितना इफेक्ट डाल रहा है, वो उसको रोटेट करने के लिए कितना वो कर रहा है, खींच कितना रहा है अपनी तरफ, वो क्या बताता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब खींच रहा है तो डायरेक्शन लगेगी, क्योंकि लेफ्ट भी खींच सकता है, इधर भी खींच सकता है, कुछ भी जा सकता है, तो इसलिए डायरेक्शन भी लगेगी, इसलिए इसका आंसर हमेशा इसमें आता है, वेक्टर में आता है। अब इस चीज़ को जो है हम इस तरह इस फॉर्मूले से यूज़ नहीं करेंगे। हमको एन कैप की वैल्यू निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, बट हम करते क्या है, अगर ए वेक्टर की वैल्यू हमने लिखी x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और बी वेक्टर की वैल्यू रखी x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा उसके हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, i j k x1 y1 z1 x2 y2 और z2 ये रखेंगे और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। इसमें i लेंगे तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, j छोड़ेंगे तो जैसे करते डिटर्मिनेंट सॉल्व, आपको आइडिया होगा, उस तरीके से ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें हमेशा i j k रहेगा, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इसलिए इसमें कितना भी आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लें हमेशा आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ कि i क्रॉस i जो होता है वो कितना हो जाता है 0, j क्रॉस j 0 हो जाता है, k क्रॉस k 1 हो जाता है, और i इंटू j ये रोटेशनल चलता है, i j का मल्टीप्लिकेशन 1, j k का जो है नहीं, i क्रॉस j की वैल्यू आती है k, j क्रॉस k की वैल्यू आती है i, और k क्रॉस i की वैल्यू आती है j। ये ऐसे चलता है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा डीप में तो हम नहीं जा सके, लेकिन ठीक है, ज़्यादा डीप में भी ज़रूरत भी नहीं थी। तो अगर आपको फिर भी किसी उस पर टॉपिक पे, किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि मैं वापस से थोड़ा डिटेल पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बिल्कुल पिन करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी बताएं, हमें उससे मदद मिलती है।
और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।